आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो 62 साल की उम्र में चीन से पैदल यात्रा कर भारत पहुंचा। आज बात फाइयान की। विनय पिटिका मतलब अनुशासन की टोकरी, ये वो खास किताब थी जिसको पाने के लिए 62 साल के फाइयान पैदल भारत के लिए चल पड़े। इस किताब में बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनुशासन और नियम कानून लिखे थे। लेकिन एक किताब के लिए इतना लंबा सफर क्यों? इसको समझने के लिए हमें फाइयान के बचपन में जाना होगा। 337 एडी में अपने जन्म के बाद फाइयान को उनके पिता मोनास्ट्री भेज देते हैं। वो मोनास्ट्री के शांत वातावरण में इतने घुल मिल जाते हैं कि जब उनके घर वाले मोनास्ट्री उन्हें वापस लेने के लिए जाते हैं तो वे इनकार कर देते हैं। अगले 50 साल तक फाइयान ने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। इसी दौरान विनय पिटिका, जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था, वो उन्हें काफी बुरी स्थिति में मिला। इसे देख वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा क्यों ना वो बौद्ध धर्म ग्रंथों के खजाने और भगवान बुद्ध की जन्मभूमि भारत चलें। उनके साथ चलने के लिए 4 और बौद्ध भिक्षु भी तैयार हो गए और वे उम्र की परवाह किए बगैर भारत के लिए निकल पड़े। 1 साल तक फाइयान पैदल चलते रहे। चाइना से काशगर और खोतन होते हुए उत्तरी भारत पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थे हिमालय पर्वत। आज भी हिमालय को पैदल पार करना अपनी जान के साथ खेलने जैसा है, लेकिन फाइयान नहीं झुके। उनके पास आगे जाने के अलावा कोई दूसरा विचार नहीं था। हिमालय की चढ़ाई और 0 डिग्री टेम्परेचर ने उनकी परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके एक साथी की चढ़ाई करते वक्त जान भी चली गई। साथी ने मरते समय उन्हें आगे जाने से सावधान भी किया। 63 साल के फाइयान के लिए यह फैसला करना कठिन था कि वे आगे जाएं या नहीं, लेकिन विनय पिटिका खोजने का उनका इरादा पक्का था। हिमालय पार करते ही वे उस किताब की खोज में एक मोनास्ट्री से दूसरी मोनास्ट्री जाने लगे। लगभग 4 साल बाद वे मथुरा पहुंचे। इस समय तक वे 67 साल के हो चुके थे। अपनी किताब में वे लिखते हैं, मथुरा के दक्षिण में जो राज्य था उसे मध्य देश कहते थे। ये मथुरा से लेकर पाटलिपुत्र तक फैला था। फाइयान अपनी किताब में तत्कालीन भारत की कई जानकारियां देते हैं। हालांकि वे कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी लिखते हैं जिसका आज अस्तित्व नहीं है, जैसे श्रावस्ती में स्थित जीतवन मोनास्ट्री। उन्हें पूरा यकीन था कि जीतवन में विनय पिटिका मिल ही जाएगी, क्योंकि वहां तथागत बुद्ध ने खुद निवास किया था। जब वे श्रावस्ती पहुंचे तो देखा कि उस मोनास्ट्री का वहां कोई नामो निशान तक नहीं है, क्योंकि वो 7 मंजिला इमारत जलकर पूरी तरह खाक हो चुकी थी। फाइयान बहुत निराश हुए। इसके बाद आगे बढ़ते हुए वे पाटलिपुत्र पहुंचे, जो एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल था। अगले 3 साल तक फाइयान वहीं रहे। पाटलिपुत्र में मौर्य शासक अशोक के राजमहल को देखकर वे हैरान हो गए। वे अपनी किताब में लिखते हैं, महल को देखकर लगता था मानो इसका निर्माण मनुष्यों ने नहीं वरन देवताओं ने किया हो। पटना में आज भी इस महल के कुछ अवशेष देखे जा सकते हैं। बढ़ती उम्र के साथ फाइयान के लिए विनय पिटिका खोजना मुश्किल हो रहा था। उत्तर भारत के सभी बौद्ध विहारों में उन्हें निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा था। आखिरकार पाटलिपुत्र में उन्हें एक महायान मोनास्ट्री में विनय पिटिका मिल गई। वे बहुत खुश हुए, लेकिन अब उनके सामने एक नई परेशानी थी, और वो ये कि किताब संस्कृत में थी, एक ऐसी भाषा जो फाइयान नहीं जानते थे। फाइयान नहीं झुके। 70 साल की उम्र में 3 साल तक उन्होंने वहां रहकर संस्कृत सीखी और विनय पिटिका का चाइनीज में ट्रांसलेशन यानी अनुवाद किया। 15 साल की इस यात्रा में उन्होंने 6 साल मध्य देश पहुंचने में लगाए। फिर 6 साल उन्होंने विनय पिटिका की खोज की और अगले 3 साल किताब को अनुवाद करने में लगाए। अपना लक्ष्य पूरा हो जाने पर वे बंगाल के ताम्रलिप्ति पहुंचे, जो उस समय का एक बड़ा पोर्ट था। वहां से समुद्री रास्ते से श्रीलंका होते हुए वे वापस चाइना रवाना हो गए। 72 साल की उम्र में उन्होंने अपनी ऐतिहासिक यात्रा पूरी की। इसके बाद उन्होंने 2 अन्य यात्री ह्यून सेंग और आई सिंह को भारत जाने के लिए इंस्पायर किया। जहां 62 साल की उम्र में भारत में लोग रिटायरमेंट की राह देखने लगते हैं, फाइयान के हौसले बुलंद थे और वे चीन से पैदल भारत यात्रा पूरी करते हैं।